राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बहू हो गई घर से गायब। सुबह 5 बजे अलार्म की घड़ी की आवाज आते ही ऋचा ने अपना एक हाथ चादर से निकालकर अलार्म घड़ी को बंद किया और फिर वापस सर से पांव तक चादर तानकर सो गई। कुछ समय बाद सासू माँ ममता जी की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। अरे बहू, कहाँ है? सो रही है क्या अभी तक? कहाँ हो? क्या कर रही हो? कुछ खबर भी है? जाने कब की सुबह हो गई है। आंखें खोलो और देखो, सुबह के 8 बज चुके हैं और तुम हो कि चादर तानकर सो रही हो। हम सबको आज सुबह का चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? ऋचा बिना कुछ बोले उठी। देखा तो सुबह के 8 बजे हैं, लेकिन नजर घुमाई तो बगल में उसके बच्चे भी सोए हुए थे। तब तक ऋचा के पति अभिषेक भी बाथरूम से निकलकर बोले, क्या यार, तुम भी हद करती हो। माँ तुम्हें कब से आवाज दे रही हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और अभी भी तुम्हारे शरीर में फुर्ती नहीं कि जल्दी से उठ जाओ। बेड पर पड़ी हो। इतनी देर तक कोई सोता है भला? तुम्हें तो पता ही है कि बिना बेड टी के मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता। अब चलो उठो और जाकर जल्दी से चाय बना कर लाओ। तभी सासू माँ भी कमरे में पहुंचती हैं और ऋचा उन दोनों को चुपचाप देखने लगती है। तब ममता जी अपने बेटे से शिकायत करते हुए कहती हैं, और क्या देख, कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। अरे माना, इसको भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो क्या इन बड़ी आंखों में बड़ों के लिए शर्म लिहाज देना भूल गया? फिर ऋचा से चीखते हुए बोली, अब मुझे घूर कर देखना बंद करो और चलो काम पर लगो। सब चाय का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें तो पता है कि जब सबके हाथ में चाय पहुंच जाती है तभी सबकी नींद खुलती है। सब चाय के इंतजार में सो रहे हैं कि महारानी जी कब चाय लेकर आएंगी और हम उठेंगे। और हाँ, मैं तो आज बिना चाय के ही स्नान करने जा रही हूँ। आज तुमने इतनी देर जो कर दी है तो मैं बाद में ही चाय पी लूंगी। और हाँ, तुम जाकर राहुल और निधि, अपने देवर देवरानी को भी कमरे में चाय दे देना ताकि वह भी उठ जाएं। यह कहकर ममता जी कमरे से चली गईं और अभिषेक वापस चादर तानकर सो गए, क्योंकि आज सबकी छुट्टी और आराम का दिन रविवार था, सिवाय ऋचा के, क्योंकि उसके हिस्से में कभी कोई रविवार आता ही नहीं था। ऋचा बेड से चुपचाप उठी और नहा धोकर तैयार हो गई। तभी उसके फोन पर घर की बाई माया का फोन आया। उसने कहा, भाभी, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। ऋचा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं माया, तू आराम कर। तू आराम से कल आना। आज तू आराम कर और हाँ, अपना ध्यान रखना। ऋचा की इतनी प्यार भरी आवाज सुनकर माया से रहा नहीं गया और वह बोली, दीदी क्या बात है? आज आप गुस्सा नहीं हुई? याद तो है ना, आज रविवार है। ऋचा ने कहा, हाँ हाँ बाबा, याद है। तू बस आराम कर, बाकी सब चिंता छोड़ दे। माया बोली, ठीक है दीदी, तो मैं फोन रखती हूँ। ऋचा तैयार होकर रसोई की तरफ गई तो देखा रात के झूठे बर्तन पड़े थे। उसे लगा ये झूठे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे हैं, लेकिन उसने भी बर्तनों को मुंह चिढ़ाते हुए अपना पर्स दिखाया और कहा, आज ऋचा तुम्हें साफ नहीं करेगी। तुम्हें ऋचा का बाय बाय, टाटा। और पर्स कंधे पर लटकाकर घर से निकल गई। ऋचा चाय, बहू चाय की आवाजें पूरे घर में गूंजने लगीं, लेकिन कोई भी जवाब न मिलने पर ममता जी बोझिल तन और मन से गुस्से से उठकर बड़बड़ाते हुए रसोई घर की ओर चल पड़ी। देखा तो ऋचा वहां पर नहीं थी। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें ऋचा कहीं भी दिखाई नहीं दी। ममता जी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने बेटे अभिषेक के पास गईं और कहा, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते ही अभिषेक ने धीमी आवाज में कहा, माँ यहीं कहीं होगी, जाएगी कहाँ? तभी ममता जी ने अभिषेक से कहा, अरे अपनी आंखें खोल, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिली, तभी तो तेरे पास आई हूँ। इतना सुनते ही अभिषेक हड़बड़ाकर आंख रगड़ते हुए उठा और उसने अपना फोन उठाया। गुस्से में ऋचा को फोन लगाया। उसके फोन पर लगातार रिंग हो रही थी, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी, जिससे अभिषेक की धड़कनें तेज हो गईं। तभी कुछ देर बाद ऋचा ने फोन उठाया तो उसने उससे यह तक नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो, फोन क्यों नहीं उठा रही थी। बस बोला, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है, जहां भी हो फौरन घर आओ। ऋचा ने भी दो टूक जवाब दिया, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। दरअसल ऋचा की शादी को 12 साल हो गए थे।
ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी, उसका 2 साल का बेटा और ऋचा के खुद के 2 बच्चे, एक 6 साल का बेटा और 10 साल की बेटी थे। घर में झाड़ू पोंछे बर्तन के लिए बाई थी, लेकिन घर के बाकी सारे काम तीनों बच्चों के साथ साथ खाना कपड़ा, मेहमानों की आवभगत, घर का सामान लाना, सब ऋचा की जिम्मेदारी थी। क्योंकि बबीता तो नौकरी करती थी, बबीता को रसोई के काम से ना तो कोई लेना देना था और ना ही उसे दिलचस्पी थी। लेकिन बबीता ने कभी भी ऋचा का अपमान नहीं किया, बल्कि उसने कई बार घर के सभी लोगों से कुक रखने के लिए भी कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। बबीता को अच्छे से पता था कि एक ही शहर के सभी रिश्तेदार होने से मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, तो खाने के साथ साथ 3 बच्चों की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए वह हर बार ऋचा से कहती, भाभी जब तक आप अपने लिए खुद नहीं खड़ी होंगी, कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा, फिर चाहे वह ससुराल हो, समाज हो या ऑफिस, और मेरे कहने का किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपको ही कोई कदम उठाना होगा। इधर स्वभाव से कंजूस ममता जी को लगता था कि घर में कोई काम ही नहीं है सिवाय खाना बनाने के। ऋचा नौकरी पर तो जाती नहीं, तो घर के काम ही करे। पूरे घर में सिर्फ उनकी ही हुकूमत चलती थी, इसीलिए कोई उनके खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करता था। ऋचा को घर के काम करने से कभी कोई एतराज नहीं था, लेकिन ऋचा को उसकी नौकरी न करने की बात को लेकर उसकी सास का उस पर बार बार व्यंग करना कि ऋचा तो वर्किंग नहीं है, उसे बहुत अखर था। ऋचा के हर काम में रोक टोक लगाना, उसको ताने देना उनकी आदत हो गई थी। कभी ऋचा के खाना बनाने में कोई गलती हो जाती तो तुरंत ताना मार देती, अरे कमाना नहीं जानती तो कम से कम खाना तो अच्छा बना लिया होता। कभी ऋचा की तबीयत खराब होती तो कहती, पहले काम पर जाने वालों को नाश्ता कराकर टिफिन देकर ऑफिस भेज दे, फिर पूरा दिन आराम करती रहना, तुमको और काम ही क्या है, तुम क्या जानो काम क्या होता है। ऋचा सास की बातों को तो झेल लेती, पर उसे गुस्सा तब आता जब सास के साथ साथ अभिषेक भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते। कल शाम यानी बीते शनिवार को भी यही हुआ। कल कपड़ों का ढेर धोने की वजह से ऋचा ने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। थकान और सरदर्द से उसका हाल और भी बुरा हो गया था, पर घर में ऋचा की पीड़ा समझने वाला कोई भी नहीं था। तबीयत ठीक न होने पर थोड़ी देर के लिए ऋचा कुछ खाकर फिर दवाई खाकर दोपहर में लेटी थी तो उसकी आंख लग गई, जिस वजह से ममता जी की शाम की चाय थोड़ी लेट हो गई। जैसे ही ऋचा की आंख खुली, टाइम देखकर वह घबरा गई और भागती हुई ऋचा चाय लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुंची तो वह उसको देखते ही टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गई। तुम्हारे बाप ने कौन सा कुबेर के खजाने से मेरा घर भर दिया है, जो जब देखो तब मौका मिलते ही महारानी जैसे अपने कमरे में जाकर एसी चलाकर पसरी रहती हो। कभी अपने मायके में देखा है एसी? किसी काम की नहीं हो तुम। बबीता को देखो, दहेज भी अच्छा लाई है और 4 पैसे कमाकर भी लाती है। ऋचा की आंखों में आंसू आ गए। वह रुंधे गले से बोली, आज मेरी कमर और सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। तभी उसकी देवरानी बबीता के मम्मी पापा और उसके ननद भी आ गए, जो कि उसी शहर में रहते थे। ऋचा ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। तब तक बबीता भी ऑफिस से आ गई। बबीता के मम्मी पापा उससे मिलकर जाने लगे तो ऋचा की सास ने कहा, अरे बहन जी अब रुकिए, खाना खाकर जाइएगा। इस पर बबीता की माँ ने कहा, समधन जी किसी और दिन आऊंगी, आज तो बिना बताए आ गए थे और अभी सब ऑफिस से आकर थके हुए होंगे, उन्हें भी तो आराम की ज़रूरत है। तब ममता जी ने बबीता की माँ का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, अरे आप कैसी बात करती हैं समधन जी, कल रविवार है, सब बच्चे आराम करेंगे और आप भूल रही हैं कि हमारी बड़ी बहू कोई काम थोड़े ही करती है, वह तो घर में ही रहती है सारा दिन, इसीलिए कभी भी बिना बताए आ सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऋचा तो दिन भर घर में फ्री ही रहती है, सब ऑफिस चले जाते हैं तो कोई काम ही नहीं रहता। ऋचा का मायका गरीब और बबीता का मायका अमीर था, इसीलिए ममता जी यह भेदभाव करती थीं। रसोई में आकर बबीता ने कहा, भाभी आप खाना बनाने के लिए रहने दो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए हम बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तभी वहाँ बबीता ऋचा की सास और ननद भी आ गई। उन्होंने कहा, अरे बबीता तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ आराम से अपने माँ पापा से बात करो, अभी थकी हुई आई हो, यहाँ ऋचा को करने दो, वैसे भी आज उसने सिर्फ आराम ही किया है।
सब कुछ अपने कानों से सुनकर भी गुस्से से भरी ऋचा ने भीषण गर्मी में सबके लिए खाना बनाया और खिलाया। इधर एसी में बैठकर सब खाने का मजा ले रहे थे, लेकिन किसी के भी मुंह से उसके लिए तारीफ के दो शब्द भी नहीं निकले। और जैसे ही ऋचा के ससुर ने कहा, बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने, कि तभी बीच में ममता जी ने कहा, आप भी हद करते हो, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया इसने। अब ये तो हर औरत करती है जो वर्किंग नहीं होती। वैसे भी ऋचा के ससुर की उसकी सास के आगे एक भी नहीं चलती थी। ऋचा को आज अपनी सास के मुंह से सबके सामने ऐसा कहते सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। आज उसने तय किया कि अपनी सास को वर्किंग का मतलब समझाकर रहेगी। शाम को 5 बजे जब ऋचा घर पहुंची तो देखा घर में झाड़ू पोंछा तक नहीं हुआ था, पूरा घर बिखरा हुआ था। दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी, जो बेस्वाद होने की वजह से किसी ने भी नहीं खाई थी। बच्चे चिप्स बिस्किट खा रहे थे। उसे देखते ही उसकी सास और अभिषेक उसको एक टक खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। तभी ममता जी ने कहा, सुबह से कहाँ गई थी महारानी बिना हम सबको बताए? पता है ना आज रविवार है, सब घर पर होंगे तो कितना काम होगा, लेकिन नहीं, महारानी तो सब छोड़कर जल्दी चली गई। कोई चिंता कोई फिक्र नहीं। ऋचा बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगी तो ममता जी ने गुस्से में कहा, खबरदार कमरे में गई तो पहले जा हम सबके लिए चाय और कुछ खाने के लिए बनाकर ला। सुबह से बिना चाय के मेरा सर फटा जा रहा है, काम कर करके मेरी हालत खराब हो गई, ऊपर से बच्चों ने परेशान कर रखा है। ममता जी की आवाज सुनकर वहां सभी लोग इकट्ठा हो गए। ऋचा ने सबके बीच में कहा, माँ जी मैं तो वैसे भी दिन भर कोई काम नहीं करती, फ्री पड़ी रहती हूँ, तो सोचा जब मैं कुछ करती ही नहीं हूँ तो आज अपनी पुरानी सहेलियों से मिल लिया जाए। इतने सालों बाद आज मैं उनसे मिलने चली गई थी और मैं चाय नाश्ता लंच सब करके आई हूँ, इसीलिए अब चाय नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और रही बात घर के कामों की, तो आप ही तो सबसे कहती रहती हैं इस घर में कोई काम ही नहीं है, और जिस काम के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रही हैं वह इतने सारे वर्किंग लोग मिलकर भी नहीं कर पाए, तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊंगी? आपके कहे अनुसार मैं तो वर्किंग ही नहीं हूँ, मुझे कोई आता ही नहीं। तभी पीछे से अभिषेक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये क्या बकवास कर रही हो माँ से? लेकिन आज ऋचा पीछे कहाँ रहने वाली थी। उसने भी सबके सामने अभिषेक से कहा, चिल्लाओ मत अभिषेक, क्योंकि चिल्लाकर बात करना मुझे भी आता है। क्या गलत कह रही हूँ मैं? माँ जी तो हर बात में हर आने जाने वाले से, नाते रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि पड़ोसियों से यही कहती रहती हैं कि मेरी बहू वर्किंग नहीं, वह तो सारा दिन घर में खाली पड़ी रहती है, क्योंकि घर में कोई काम ही नहीं होता। आज मैं आप सबसे एक बात का जवाब मांगती हूँ कि घर में खाना बनाना, खिलाना, बच्चों को संभालना और भी न जाने दिन भर कितने छोटे छोटे काम होते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, तो क्या वे सब काम नहीं होते? उन्हें करने में थकान नहीं होती? खैर मैं कह भी किससे रही हूँ, इसीलिए तो मैंने तय कर लिया है कि अब मैं भी वर्किंग बनूंगी, क्योंकि जिंदगी में काम तो सिर्फ पैसे कमाना ही होता है ना, बाकी काम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इन्हीं चंद पैसों के कारण ही मेरा और मेरे मायके वालों का इस घर में कभी सम्मान नहीं होता। इसीलिए अब मैं काम करूंगी और सासू माँ को वर्किंग बहू बनकर दिखाऊंगी। अभिषेक ने कहा, अच्छा तो तुम हम सबको सबक सिखाने चली हो? तो तुम भूल रही हो ये सब काम पैसे देकर भी कराए जा सकते हैं, फिर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं हमें। तभी पीछे से बबीता ने कहा, भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई भी कितने भी पैसे देने पर भी भाभी के जितना काम नहीं करेगा और ना ही आप सबकी कड़वी बातें बर्दाश्त करेगा। पहले से छुट्टियों के अलावा भी और छुट्टियां देना और न जाने क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, और भी न जाने कितने समझौते करने पड़ेंगे। कितनी शर्म की बात है कि आप सब भाभी की अहमियत ना समझकर उन्हें अभी भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक समय का काम नहीं किया तो हम सबके साथ साथ पूरा घर और बच्चे सब अस्त व्यस्त हो गए। नज़र घुमाकर एक बार फिर से पूरे घर की हालत देखिए। भाभी के सुबह से शाम तक घर में न रहने पर ही घर का क्या हाल हो गया है, जबकि एक भाभी को छोड़कर पूरा परिवार घर में ही था, फिर भी किसी से भी कोई काम नहीं हो पाया। भाभी भी हम सब की तरह इंसान है, और यह आप लोगों की भूल है कि पैसा देकर आप घर के काम करवा लोगे, क्योंकि जिसे आप पैसा देकर लाएंगे उसे भी आपको सम्मान और छुट्टियां देनी पड़ेंगी। साथ ही आप सबकी बेड टी और गरम गरम खाने की आदत को छोड़ना होगा, और माँ जी के साथ साथ आपको भी अपने सारे काम खुद करने होंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं पूरी तरह उनके साथ हूँ।
भाभी आज आप कोई काम मत कीजिए, और मैं तो कहूँगी कि जब तक आपका मन ना करे, आपकी तबीयत ठीक ना हो, तब तक आप सिर्फ आराम कीजिए। आज हम सब बाहर का खाना ऑर्डर कर लेंगे और आप आराम करिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ, सब छोड़िए, आज सब चलकर बाहर खाना खाते हैं। भाई साहब और माँ जी, आप सब बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह सब आपकी गलती है कि आप लोग भाभी के दिन भर 24 घंटे 365 दिन के काम को कोई अहमियत ना देकर उसे उनका कर्तव्य और नॉन वर्किंग कहकर अपमानित करते रहते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। काम चाहे घर में किया जाए या बाहर नौकरी की जाए, दोनों ही आसान नहीं। इसीलिए हम सबको दोनों ही कामों को एक जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पैसा और गृहस्थी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी, जो मर्जी कीजिए। मुझे तो भाभी की अहमियत अच्छे से पता है। इन्हीं की वजह से मैं ऑफिस में बेफिक्र होकर काम कर पाती हूँ, वरना घर के काम और बच्चों की चिंता के साथ ऑफिस में काम करना आसान नहीं होता। ऋचा के पक्ष में बबीता की बात सुनते ही ममता जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अभिषेक ने भी नजरें झुका लीं। इतना कहकर बबीता और ऋचा वहां से चली गईं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है, किसी की तुलना करना भी नहीं है। कहानी का भाव यह है कि आज भी अधिकतर घरों में कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाओं के बीच भेदभाव किया जाता है और उनका अपमान किया जाता है, जो कि पूरी तरह गलत है। सबका महत्व अपनी अपनी जगह है, जिसे हमें समझना चाहिए और सभी महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।